हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके होम साइंस के हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका एलटी का एग्जाम हो या आपका DSSB का एग्जाम हो या आपका यूपी का टीजीटी पीजीटी हो या बिहार का एग्जाम हो या आपका झारखंड का एग्जाम। जहाँ जहाँ होम साइंस का एग्जाम होगा वहाँ वहाँ कार्बोहाइड्रेट जरूर पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आज हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं हम। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन के रेडी हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपके। ऑप्शन में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कोयले। तो उसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी कि मुख्य सोर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक आपका कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। किस किस से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट आपका 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम कार्बोहाइड्रेट को CHO भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यह एक प्रकार का क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। कैसा न्यूट्रिएंट्स होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कार्ब्स भी कह सकते हैं। क्लियर है आपको ये? और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कुछ जैसे पेय पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट में फाइबर, स्टार्च और शर्करा, सभी जो भी इतने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, वो सारे आपके मौजूद होते हैं। जो क्या करते हैं? जो शरीर को कार्य करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज में बदल जाते हैं। किस किस फॉर्म में ऊर्जा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। क्लियर है आपको? आगे देखते हैं हम। आगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये किसके यौगिक होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ये आपको ध्यान रखना है। पर हम ये भी देख लेते हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो उनका जो रेशियो होता है ना, कार्बन होता है आपका 1 रेशियो, हाइड्रोजन होता है 2 रेशियो एंड ऑक्सीजन होता है 1। तो इनका जो रेशियो होता है 1 रेशियो 2 रेशियो 1 के अनुपात में ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में इसका रेशियो भी पूछने के लिए आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1। कितना? 1:1 का रेशियो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये आपको? आगे देखते हैं हम। जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का हमारा सामान्य सूत्र होता है HNH2NON, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O और ब्रैकेट में N हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के सूत्र से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका CnH2nOn। ये आपका ये हो जाएगा CH2O और ब्रैकेट में आपका N आ जाएगा। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी देता है? तुरंत, यानी कि त्वरित ऊर्जा देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी को चक्कर आ रहे होते तो उसको क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है, या आपका नींबू चीनी पानी का घोल दिया जाता है। तो एक तरीके से ये क्या कर देते हैं? त्वरित यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं व्यक्ति को, ठीक है। क्लियर है आपको? और जो कार्बोहाइड्रेट का आपका मुख्य स्रोत होता है वो होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है पेड़ पौधे। अब हम इसका देख लेते हैं रासायनिक संगठन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? कार्बोहाइड्रेट अब होते हैं हमारे 3 प्रकार के। इसमें से पहला होता है हमारा मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है हमारा डाइसैकेराइड एंड तीसरा होता है हमारा पॉलीसैकेराइड। अब हम ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आते हैं, कि जैसे कि हमारा क्या हो गया, इधर मैं दोबारा लिख देती हूँ। फर्स्ट पे आ जाता है हमारा मोनोसैकेराइड, सेकंड पे आ जाता है डाइसैकेराइड एंड थर्ड पे आ जाता है पॉलीसैकेराइड। ये जितनी आपकी पीपीटी में स्लाइड ऐड है ना, हर स्लाइड से आपके क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बनते हैं और आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखे भी होंगे।
तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या आ जाता है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका हम शॉर्ट में GFG लिख सकते हैं। क्या हो जाता है? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ऐसे ही आपका डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है आपका सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज यानी कि SML। इसी तरह आपका नेक्स्ट हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो बाकी जो बचा होगा वो आपका पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा। पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आ जाएगा आपका? जैसे आपका स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, हेमी सेल्यूलोज आ जाएगा और आपका पैक्टिन आ जाएगा एंड डेस्टिन आ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? याद आपको केवल मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड याद रखते हैं। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा बचेगा वो एक्स्ट्रा आपके पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है आपको? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज यानी कि GFG। डाइसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा हमारा सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज यानी कि SML। और जो बाकी जो बचेगा वो हमारा पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये आपको? आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देख लेते हैं इसका जो मोनोसैकेराइड है। तो हमारा ए पार्ट किसका है? ये मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है हम ये देख लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6। ये आपको ध्यान रखना है। जो मोनोसैकेराइड होती है वो सबसे सरलतम, रंगहीन यानी कि कलरलेस और घुलनशील तथा मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड आपके? मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसमें क्या होता है? ये 6 कार्बनीय शर्कराएं होती हैं ये, और 6 कार्बनीय शर्कराओं के अंतर्गत इसमें क्या क्या आ जाएगा? यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोनोसैकेराइड के अंदर क्या आ जाएगा आपका? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये मोनोसैकेराइड के 3 पार्ट होते हैं, आप ये समझ लीजिए। और जो इन तीनों का रासायनिक सूत्र होता है ना, यानी कि आपका इन तीनों का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C6H12O6। ये तीनों का मतलब समान ही रहता है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है सबसे पहले आपका ग्लूकोज आ जाता है। जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? सबसे सरलतम इकाई होती है। और जो आपका शहद होता है ना, यानी कि हनी, तो हनी में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो होती है 30 से 40% तक। और ग्लूकोज के सोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके? जैसे अंगूर हो गया, शहद हो गया, मीठे फल हो गए, शक्कर यानी कि चीनी हो गया आपका, गुड़ हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, अरबी हो गए। इसमें क्या हो गए? ग्लूकोज की प्राप्ति के उत्तम साधन यानी कि मेन सोर्स होते हैं। क्लियर है आपको ये? ग्लूकोज के बाद आता है हमारा फ्रक्टोज। क्या आ जाता है? फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है ये एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपका प्राकृतिक मोनोसैकेराइड कहलाता है, जो कि किसमें मिलता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज किसमें मिलता है? फलों एवं सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फलों की शर्करा। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि फ्रक्टोज को यानी कि फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो जो फलों की शर्करा या फ्रूट शुगर कहा जाता है वो कहा जाता है फ्रक्टोज को। और इसको हम लेबुलोज के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रूट शुगर ना देकर लेबुलोज पूछ लिया जाए कि लेबुलोज किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो लेबुलोज होगा वो फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। और जो फ्रक्टोज होता है ना, तो हनी में यानी कि शहद में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें हर एक स्लाइड से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आपने अपने PYQ में देखे भी होंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे आपके डेफिनेटली 3 से 4 नंबर एग्जाम में 100% बन जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आता है हमारा गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज क्या होता है? जो गैलेक्टोज होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है? जो दूध की शर्करा होती है ना, यानी कि लैक्टोज, दूध की शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है।
वो उसमें एक अणु यानी कि ग्लूकोज का एक हिस्सा होता है, तब इसमें ग्लैक्टोज के फॉर्म में वो पाया जाता है। और केवल ग्लैक्टोज ही ऐसी शर्करा होती है जो कि वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी शर्करा है जो वनस्पतियों से प्राप्त नहीं होती है? तो ये हो जाता है आपका ग्लैक्टोज। तो हमने मोनोसैकेराइड को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा ग्लूकोज को पढ़ा, उसके बाद हमने फ्रक्टोज को पढ़ा, फिर हमने ग्लैक्टोज को पढ़ा। तो हमारे मोनोसैकेराइड क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे है हमारा डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बाद क्या आ जाता है? हमारा डाइसैकेराइड आ जाता है। जो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला होता है, तो डाइसैकेराइड का फॉर्मूला होता है हमारा C12H22O11। ये आपको ध्यान रखना है। तो डाइसैकेराइड का क्या फॉर्मूला होगा? C12H22O11। और इसके जो फॉर्मूले हैं ना, ये इस तरह से न लिखने के बजाय ये ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? ये नीचे लिखे जाते हैं C12H22O11। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं? जब सामान्य या असामान्य मोनोसैकेराइड के अणु, ध्यान देना है आपको, जब सामान्य या असामान्य मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड शर्करा के अणु का निर्माण होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। जब सामान्य या असामान्य मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ते हैं, किसके? सामान्य और असामान्य मोनोसैकेराइड के अणु जब जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड शर्करा के अणु का निर्माण होता है। और जो डाइसैकेराइड होती है, डाइसैकेराइड जो होती है मीठे जल में घुलनशील होती है और 3 प्रकार की होती है। ये आपको मैंने बता दिया 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो डाइसैकेराइड होती है, तो डाइसैकेराइड शर्करा मीठे जल में क्या होती है? घुलनशील होती है और 3 प्रकार की होती है। इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इनके 3 प्रकार हैं, जैसे SML के नाम से आपको बताया था ना, तो इनके जो 3 प्रकार हैं ये हो जाएंगे सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो आपको ध्यान रखना है। तो डाइसैकेराइड के 3 प्रकार कौन से हो गए? सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। आई होप ये आपको क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम इसमें देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? जो ईख की शर्करा, ईख बोलते हैं हम गन्ने को, किसको बोलते हैं हम? गन्ने को बोलते हैं हम ईख। तो जो ईख शर्करा यानी कि गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा, सामान्य शर्करा या सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज को। ये आपको ध्यान रखना है कि सुक्रोज को हम किस नाम से जानते हैं? चीनी के नाम से भी इसको जानते हैं। और गन्ने में इसकी मात्रा कितनी होती है? गन्ने में इसकी मात्रा होती है 10 से 12%। चुकंदर में इसकी मात्रा होती है 12 से 18% तक। और जो व्यापक स्तर पर इसका जो उत्पादन होता है वो चुकंदर से ही किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या किया जाता है? व्यापक स्तर से इसका चुकंदर से उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका माल्टोज यानी कि माल्ट। माल्टोज को हम किस नाम से भी जानते हैं? माल्ट के नाम से भी जानते हैं। जो आपका माल्टोज की शर्करा होती है, ये अंकुरित हुए बीजों को शर्करा कहा जाता है। कैसे बीज? जो आपके अंकुरित हुए बीज हो जाते हैं ना, जो उसकी शर्करा होती है ना, तो माल्टोज उसको कहा जाता है। और जो माल्टोज होते हैं वो हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ग्लैक्टोज जो होता है, ग्लैक्टोज वनस्पति में प्राप्त नहीं होती थी। और जो आपका माल्टोज है, माल्टोज प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के माल्टोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिला के आपका माल्टोज बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी में आगे हम देखते हैं, आगे आ जाते हैं हमारा लैक्टोज। क्या आ जाएगा? लैक्टोज आ जाता है। जो लैक्टोज हो जाती है उसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, यानी कि दुग्ध शुगर भी कहते हैं। और जो मानव माता होती है यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर होती है, उसके अंदर लैक्टोज की जो मात्रा होती है ना, वो बहुत ज्यादा यानी कि सर्वाधिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया मोनोसैकेराइड। क्या पढ़ लिया? मोनोसैकेराइड पढ़ लिया और डाइसैकेराइड पढ़ लिया। और तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमारा क्या था? मोनोसैकेराइड के अंतर्गत था हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, ये हम पढ़ चुके हैं। और डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये चीजें हम अपनी कवर कर चुके हैं। अगर जितना मैंने पढ़ा है इतने में कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो होगा वो आता है आपका पॉलीसैकेराइड। क्या आ जाता है आपका? पॉलीसैकेराइड आ जाता है। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है आपका, ये क्या होता है? पॉलीसैकेराइड आपकी जटिल कार्बोज होती है। क्या होती है पॉलीसैकेराइड आपकी? पॉलीसैकेराइड होती है जटिल कार्बोज यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोज होती है, जो ये प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट है। तो जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और ये मुख्यतः किस में पाए जाते हैं? जैसे भोजन संग्रहण में, संरचना निर्माण का कार्य करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? भोजन संग्रहण करने में और संरचना का निर्माण का कार्य ये करते हैं। कौन करते हैं? पॉलीसैकेराइड करते हैं। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या आ जाता है ये देख लेते हैं। तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आ जाता है हमारा स्टार्च आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है और पैक्टीन आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसी में जो पॉलीसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड में 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयां होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो पॉलीसैकेराइड होता है, तो पॉलीसैकेराइड में क्या होती है? 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाइयां यानी कि सिंपल यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और जो पॉलीसैकेराइड होती हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं आपके 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं आपके 6 प्रकार के। कौन कौन से? पहला हो जाता है आपका स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है आपका सेलुलोज, फोर्थ है आपका हेमीसेलुलोज, फिफ्थ है आपका पैक्टिन एंड लास्ट है आपका डेक्स्टिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत फर्स्ट है स्टार्च, सेकेंड है ग्लाइकोजन, थर्ड है सेलुलोज, फोर्थ है हेमीसेलुलोज, फिफ्थ है आपका पैक्टिन एंड लास्ट है आपका डेक्स्टिन। तो ये क्या होते हैं? 6 प्रकार के आपके पॉलीसैकेराइड होते हैं। जो आपके मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड थे, तो मोनोसैकेराइड और जो डाइसैकेराइड थे, तो मोनोसैकेराइड भी आपका 3 प्रकार था, डाइसैकेराइड भी आपका 3 प्रकार था। पर जो आपका पॉलीसैकेराइड है, तो पॉलीसैकेराइड आपका 6 प्रकार का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं। पहले आ जाता है हमारा स्टार्च। क्या आ जाता है हमारा? स्टार्च आ जाता है। स्टार्च को देख लेते हैं हम। जो स्टार्च होता है, स्टार्च वनस्पति जगत, तो वनस्पति जगत में क्या आ जाता है हमारा? पेड़ पौधे आ जाते हैं। तो स्टार्च वनस्पति जगत की प्राप्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया और आपका जौ हो गया। क्या हो गया? आपका जौ हो गया। ये जी नहीं है, आपका जौ हो जाएगा। फिर आपका रागी हो गया। क्या हो गया? रागी हो गया आपका, साबूदाना हो गया। और आदि अनाज में कितना मिलता है? 70 से 80% तक पाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए कि वनस्पति जगत से जो हमारा स्टार्च है वो कितना ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि गेहूं चावल बाजरा मक्का जौ रागी साबूदाना, इन अनाजों में कितना मिल रहा है हमारा? 70 से 85% तक मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हमको मिलता है। इसी तरीके से ये जड़ एवं तने वाली सब्जियों में भी ये देखने में उपस्थित होता है। जैसे 20 से 35% तक उपस्थित होता है। किसमें? रूट्स एंड ट्यूबर्स में हमारे, यानी कि जड़ एवं तने वाली सब्जियों में। और ये जो होता है, ये जैसे सूखे बीज जो होते हैं ना हमारे, जैसे सेम हो गया, ग्वार की फली आ जाती है, और जैसे मटर हो गई, तो हमारे कुछ बीज होते हैं। इसमें भी कितने परसेंट? इसमें भी हमारा 40% स्टार्च पाया जाता है, यानी कि कितने परसेंट? 40% स्टार्च इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर स्टार्च के बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, यानी कि जो है हमारा ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है ये किस में मिलता है? तो ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। किसमें? मानव की, जीवित मानव और जानवरों की यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में पाया जाता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है हमारे मांसपेशियों और लीवर में पाया जाता है। और आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है ना, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो किस में मिलता है? हमारे लीवर में और हमारी मसल्स में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। और जो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है ना, वो किसमें? ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। फिर कहाँ पर ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ संग्रहित होता है? यकृत यानी कि लीवर और मसल्स में संग्रहित हो जाता है।
और जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है कि जैसे कब जिस टाइम हमको खाना ना मिले या जब हम खाना ना खाएं, जैसे व्रत के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे, कहीं हम यात्रा कर रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है, तब क्या होता है, तब यही ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा समझा देती हूँ। देखिए, जो ग्लाइकोजन होता है ना, तो ग्लाइकोजन मानव और जानवरों के किसमें, लीवर में और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। अगर हम आवश्यकता से ज्यादा, मतलब अगर हम आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्रहण कर लेते हैं तो ये किसमें, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में परिवर्तित होकर ये मांसपेशियों और हमारे लीवर में संग्रहित हो जाता है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं या कोई कारणवश हम खाना नहीं खा पाए, तब ये क्या करता है, तो जब हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है तभी ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हमको क्या देता है, फिर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम सुचारू ढंग से अपने कार्य को कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जो हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है ना, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा हो जाता है, जिसमें से 350 ग्राम तो हमारी मसल्स में यानी कि मांसपेशियों में संग्रहित होता है, और 200 ग्राम हमारा होता है लीवर में यानी कि यकृत में जमा हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 550 ग्राम। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा होता है, तो 350 ग्राम तो हमारी मसल्स में जमा होता है और 200 ग्राम यकृत में जमा होता है। ये आपको नंबर से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्यूलोज। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, है हमारा सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज में क्या होता है, जो सेल्यूलोज होता है हमारा ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बनी होती है। क्या होता है, जो सेल्यूलोज होता है किससे मिलकर बना होता है, जो सेल्यूलोज होता है वो हमारी ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी और शाखाओं वाली श्रृंखला में आके जुड़ते हैं, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सीधे आके सिंपल फॉर्म में आके जुड़ जाते हैं और सेल्यूलोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट आपको? और जो आपका सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज आपका अनाज में, दाल में, फल में, सब्जियों के छिलकों के रूप में विद्यमान रहता है। किसमें, दाल में, फल में, सब्जियों के छिलके के रेशे के रूप में, किसमें, सब्जियों छिलके के रेशे के रूप में विद्यमान रहता है। तो ये रेग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपके रेशे, ठीक है। रेशे के रूप में क्या होता है, विद्यमान रहता है। क्लियर है? और जो हमारे शरीर में होता है ना सेल्यूलोज, तो हमारे शरीर में सेल्यूलोज का बहुत ज्यादा क्या होता है, महत्व होता है। हालांकि मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज का पाचन क्या मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो इस सेल्यूलोज का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं ना, वो हमारे शरीर में मौजूद नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। क्या है, सेल्यूलोज का पाचन जो होता है ये हमारे शरीर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको पचाने वाले पाचक एंजाइम हमारी बॉडी में विद्यमान नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेमी सेल्यूलोज। जो हेमी सेल्यूलोज होता है हमारा, ये क्या होता है, ये दाल अनाज के छिलके में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दाल हो गया, आपके अनाज के जो छिलके हो गए उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है। क्लियर है? हेमी सेल्यूलोज के बाद आगे आ जाते हैं हमारा पैक्टीन। क्या आ जाएगा, पैक्टीन। पैक्टीन को तो आप सब लोग जानते होंगे। जो पैक्टीन होता है यह पके फलों के छिलकों में और कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। किसमें, पके हुए फल के छिलके में और किसमें, जड़ में पाया जाता है, ठीक है। और यह पके हुए छिलके के ठीक नीचे उपस्थित होता है। किसके, पके हुए छिलके के ठीक नीचे उपस्थित क्या होता है, पैक्टीन उपस्थित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्या बनाते हैं, जैम और जेली बनाते हैं ना, तो जैम और जेली बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, पैक्टीन की जरूरत होती है।
तो तभी हम उन फलों को लेते हैं जैम और जेली बनाने के लिए जिसमें पेक्टिन अच्छी मात्रा में विद्यमान होता है, ठीक है, जिससे जैम और जेली हमारी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपका अमरूद। अमरूद में क्या होता है, अच्छी मात्रा में क्या मिलता है, अमरूद में अच्छी मात्रा में आपको पेक्टिन देखने को मिल जाएगा। अमरूद यानी कि आपका गुआवा हो गया, ठीक है, क्लियर है आपको ये पेक्टिन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेक्स्ट्रीन। क्या है, डेक्स्ट्रीन। जो डेक्स्ट्रीन होता है, डेक्स्ट्रीन ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। क्या होता है डेक्स्ट्रीन, ताप के संपर्क यानी कि हीट के कांटेक्ट में आकर डेक्स्ट्रीन में बदलने लगता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो आप रोटी सेकते हो ना, क्या करते हो, रोटी सेकते हो, तो आटे में क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है गेहूं में। तो उसको हम जब हम आटे को गूंथते हैं उसके बाद हम रोटी सेकते हैं, तो जैसे ये क्या है बता देती हूँ मैं आपको, ये हमारी रोटी हो गई। क्या हो गई, ये हमारी रोटी हो गई। अब जब हम रोटी को सेकते हैं तो उसमें हमारी ब्राउन कलर की क्या होती है, बिंदी पड़ जाती है। क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की जब बिंदी पड़ जाती है ना, तो क्या होता है, गेहूं में हमारा आता है स्टार्च। रोटी को हम सेकते हैं तो स्टार्च हमारे किसके कांटेक्ट में आ जाता है, हीट के कांटेक्ट में यानी कि ताप के कांटेक्ट में। तभी किस में बदल जाता है, तभी ये बदल जाता है हमारा डेक्स्ट्रीन में, यानी कि तभी भूरी बिंदी देखने, ब्राउन कलर की बिंदियां जो होती है उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यही क्या होता है, यही आपका होता है डेक्स्ट्रीन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेहूं में आपका क्या होता है, स्टार्च होता है। हमने रोटियां बनाई, रोटी को हम हीट के कांटेक्ट में ले गए, रोटी को हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, आग के कांटेक्ट में सेका, उस पर क्या पड़ जाती है, पूरी बिंदियां पड़ जाती है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्टार्च कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो यही क्या होता है आपका स्टार्च में डेक्स्ट्रीन का कन्वर्ट होना। तभी क्या देता है, तभी आपकी ब्राउन कलर की बिंदियां रोटी में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल था, ये आप सबने देखी होगी, तो आप इसको अपने कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अपना कार्बोहाइड्रेट का कितना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। हमने पढ़ लिया मोनोसैकेराइड पूरा पढ़ लिया, फिर आपका डाइसैकेराइड पढ़ लिया, फिर हमने क्या पढ़ लिया, पॉलीसैकेराइड भी हमने पढ़ लिया। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत हमने पढ़ा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। इसी तरह डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, डाई में हमारा आ गया था सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हमने पढ़ा है स्टार्च पढ़ा है, ग्लाइकोजन पढ़ा है हमने, सेलुलोज पढ़ा है, हेमी सेलुलोज पढ़ा है, पेक्टिन पढ़ा है और क्या पढ़ा है, डेक्स्ट्रीन पढ़ा है। तो ये हमने क्या किया, हमने अपना मोस्टली पोर्शन अपना कवर कर चुके हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसके प्रभाव, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की हमारी बॉडी में कमी होती है तो वजन कम हो जाता है व्यक्ति का, थकावट और कमजोरी होती है, शारीरिक विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि ठीक से हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। और अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा तो हमारा ना तो मेंटली डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, ना हमारा इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा, ना ही हमारा कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। और हमारा जो बिहेवियर होता है यानी कि स्वभाव होता है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगता है, शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा ही कार्य करने पे हम तुरंत थक जाते हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा फील होने लगती है, ठीक है। और जो शरीर के हमारे आंतरिक अवयव होते हैं ना, उनका विकास क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग क्या होता है, निर्माणात्मक कार्यों में नहीं हो पाता है। क्या होता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा कौन देता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। और जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कमी होगा तो प्रोटीन हमारी बॉडी को ऊर्जा देने लगेगा। जब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वाला कार्य करने लग जाएगा तो फिर प्रोटीन अपना कार्य नहीं कर पाएगा, बल्कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जितने टिश्यूओं की टूट फूट यानी कि ऊतकों की टूट फूट होती है ना, उसकी मरम्मत करना किसका कार्य होता है, प्रोटीन का कार्य होता है। तो प्रोटीन क्या करेगा, अगर हमें ऊर्जा देने लगेगा तो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हमें इससे क्या होता है, हमारा ही लॉस होता है, हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। और जो त्वचा होती है, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं,
पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कमजोरी आ जाती है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, थोड़े से काम करने में थक जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी के होते हैं प्रभाव। ठीक है। इसके बाद जब कमी के प्रभाव है तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता भी हो सकती है, यानी कि हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को अधिक मात्रा में कंज्यूम कर लिया। तो इसके कुछ अधिकता के प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे दैनिक आहार में कार्बोज की अधिकता से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का अगर हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, और मोटापे से क्या होते हैं, शरीर की स्फूर्ति तथा काम करने की क्षमता कम हो जाती है। हम एक जगह पे बैठे हैं तो हम बैठे ही रह जाएंगे, ठीक है, ठीक से तुरंत उठ भी नहीं पाएंगे, और शरीर कैसा हो जाएगा, अनाकर्षक हो जाएगा, थुलथुला सा भद्दा दिखता है, मोटे मोटे दिखने लग जाते हैं, तुरंत थक जाएंगे। और मोटे व्यक्ति क्या होते हैं, जल्दी थक जाते हैं। जैसे कि दिया भी हुआ है कि मोटे व्यक्ति में क्या होता है, मोटे व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, और ठीक से जल्दी जल्दी, अच्छा आपने पतले आदमी को देखा होगा, एक ये क्या होना है, ये हमारा पतला इंसान और ये हमारा मोटा इंसान। तो जो पतला इंसान होगा वो क्या करेगा, तुरंत कार्य को, कोई भी काम होगा तुरंत उठ के दौड़ दौड़ के अपना कार्य कर लेता है। और मोटा इंसान क्या होता है, मोटा इंसान इतनी जल्दी भाग दौड़ के अपने कार्य को नहीं कर पाता और तुरंत जल्दी थक भी जाता है। और मोटे व्यक्ति क्या होते हैं, जल्दी थक जाते हैं। और मोटापा अगर व्यक्ति के शरीर में है तो मोटापा कई बीमारियों को लेकर आ सकता है अपने साथ। जैसे मोटापे से क्या हो सकता है, आपको हार्ट डिसीज हो सकती है, यानी कि हृदय के रोग सब हो सकते हैं, मधुमेह हो सकता है यानी कि डायबिटीज हो सकता है, कीटोसिस हो सकती है, आदि कई बीमारियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। किससे मिल जाएंगी, मोटापे से देखने को लिए मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ये आपको। तो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो आप जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो, मतलब क्लास के रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपने डाउट्स को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट को ले लेंगे। और कार्बोहाइड्रेट आपका कंप्लीट पोर्शन आज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आपका डीएसएसपी का एग्जाम हो, या आपका एलटी का एग्जाम हो, या आपका बीपीएससी का हो, या यूपी का टीजीटी पीजीटी, एनीबडी, आपको होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, तो कार्बोहाइड्रेट है तो सब एग्जाम में आता है, तो हर एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि आपके क्या हो गए, एग्जाम की डेट दिसंबर तक लगी हुई है, आपके एग्जाम के ऊपर एग्जाम आए हुए हैं, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना है, उससे रिलेटेड थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही एंड होता है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आपके क्या हो, टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, कुछ स्टूडेंट के डाउट्स आए थे, मतलब क्वेश्चंस आए थे कि मैम बिहार पीजीटी के और बिहार एस्टेट के पीवाईक्यू करवा दीजिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि बीपीएससी पीजीटी के अभी तक कितने एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी पीजीटी के एग्जाम हुए हैं अभी तक 3 एग्जाम हो चुके हैं। किसके, बीपीएससी पीजीटी के 3 एग्जाम हो चुके हैं। ये तीनों एग्जाम के पीवाईक्यू आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरह एस्टेट का आपका 2024 वाला जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा, वो आप चेक कर दीजिएगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।